लास्ट क्लास के अंदर आपका जो है एक क्वेश्चन चल रहा था कि हम लोग एस्टिमेट एक्सेल में जिस तरह से डाटा को इनपुट कर रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी उसी तरह से ही होगा क्या? याद है? तो अपने पास टाइम कम था तो पूरा अच्छे से उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। बट उसका आंसर है डेफिनेटली वैसे नहीं होगा जैसे अपने एक्सेल में डाटा को इनपुट कर रहे हैं। प्रोसेस जो है वो अलग तरीके से होगा। और आप जैसे पूछ रहे थे कि पहले कॉलम कास्ट होगा कि पहले ग्राउंड बीम कास्ट होगी। ठीक है। हरे कृष्ण, ऑडियो आ रहा है आपको? यहाँ से आ रहा है। ठीक है। हम एक्चुअली लास्ट क्लास की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये है कि जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर डाटा इनपुट कर रहे हैं, बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो भी वैसा ही चलेगा क्या? ठीक है। तो आज अपन इसी पे ही बात करेंगे कि पहले सबसे पहले अपने फाउंडेशन तक का काम हुआ था। ठीक है, उसमें सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल एक्सेल में जैसे अपन ने डाटा डाला था बिल्कुल वैसे ही चलेगा, है ना? पहले साइट क्लीनिंग का काम होगा, देन एक्सकेवेशंस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सैंड फिलिंग हुई, पीसीसी हुई। ठीक है, फिर फुटिंग बना, फिर पेडेस्टल कॉलम बना। ठीक है। अब पेडेस्टल कॉलम के बाद आप कहोगे कि अब ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे आ जाएगा अपना पेडेस्टल कॉलम। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो कॉलम हुआ, ये मेरा हुआ सब स्ट्रक्चर का कॉलम। और इससे जो ऊपर होगा वो होगा मेरा सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम। ठीक है। ये देखो, आज एक पीडीएफ और जो है आप देखो इसके अंदर, ये देखो, ये मैंने नोट्स जो है ये अच्छे से दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे और आपको तीन कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूँ सुपर स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो या तो ऐसा होना चाहिए कि कॉलम को आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि पूरा ऊपर तक स्टार्टिंग में ही कास्ट कर दो? ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, यहाँ तक जो आपको कॉलम तो करना ही है कास्ट, तो फिर यहाँ तक पूरा ही क्यों नहीं कर देते एक बार के अंदर कास्ट? ठीक है। तो अपन एक एक पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, पहले एक बार सब स्ट्रक्चर की ही बात करता हूँ। सब स्ट्रक्चर का एक्चुअली अपन ने डाटा सारा जो है वैसे तो एक्सेल के अंदर इनपुट कर लिया है, पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेता हूँ, और सब स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं सारे कंपोनेंट्स की बात करता हूँ कि कौन कौन सा अपने डाटा बनाएंगे और कैसे अपने उसको एक्सेल के अंदर इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, एक जो चीज़ है समझने वाली वो समझ लो कि पेडेस्टल कॉलम को अलग कैलकुलेट करते हैं, सब स्ट्रक्चर के कॉलम को अलग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉलम है इसको एक्सेल में अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं, पहले उसका रीजन समझ लो, फिर अपन बिल्डिंग प्रोसेस पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है। देखो, पेडेस्टल कॉलम में आपको शटरिंग किया आपने और उसके बाद कंक्रीट प्रोवाइड किया, तो बिल्कुल आसानी से प्रोवाइड कर दोगे। यहाँ पे भी मान लो सब स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आपने शटरिंग प्रोवाइड किया और आसानी से प्रोवाइड कर दोगे। बट अगर मान लो ये वाले जो कॉलम है, इसके ऊपर जो आपको ऑन दी रॉड्स दिखाई दे रही है अभी, इन पे जब मैं शटरिंग करूंगा और इनके अंदर मैं कंक्रीट डालूंगा, तो आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा हाइट पे चढ़ना पड़ेगा? यहीं पे आपको लिफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और कितने सारे कॉलम है, उनमें सब में आपको कंक्रीट पूरा फिल करना है और वो भी प्रॉपर तरीके से करना है, राइट? तो उसके अंदर जो कॉस्टिंग है वो अलग हो जाएगा मेरा। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर पूरा इतना टाइम नहीं था कि अपने इस चीज़ को डिटेल में बात कर सकते थे। अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए आज वाली क्लास के अंदर, क्योंकि अपन सारा जो है मेनली इनके जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, उसी के बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर के बारे में अगर ये डिस्कशन नहीं करूंगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि एक्सेल के अंदर डाटा कैसे इनपुट करेंगे। आज जैसे मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसका समझा दूंगा, फिर जैसे कल वाली क्लास में अपने डाटा को इनपुट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा कि एक्सेल में डाटा इस तरह से इनपुट करना है। प्लान को मेरे को देखना है तो प्लान में क्या देखना है, ग्राउंड बीम वाले प्लान के अंदर मेरे को क्या देखना है, डोर और विंडोज वाले एरिया को मेरे को कैसे माइनस करना है। ठीक है। तो वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो, आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वन लाइन ब्रिक वर्क मेरा हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये था कि अब मैं पहले यहाँ पे बीम को कास्ट करूँ कि कॉलम को कास्ट करूँ। ठीक है। इसके लिए मैंने क्या कुछ डायग्राम्स यहाँ पे इमेजेस सेव किए हैं, उससे आपका फंडा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा देखो चीज़ों को सोचने का। देखो ये वाला चीज, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है, सारा जो है ग्राउंड बीम डल रखा है पूरा इस वाली पिक्चर के अंदर। और आप कॉलम वाली जगह देखो तो वो भी फिल हो रखी है, यहाँ पे जहाँ पे कॉलम आने वाला है। ठीक है, इसके अंदर भी इन्होंने फिल कर दिया है, क्योंकि मेरे को जो ग्रेड मेरे को
बीम के अंदर लेना है वही मेरे को कॉलम के अंदर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब जो शटरिंग होगी वो किस तरीके से होगी, देखो एक और डायग्राम मैंने लिया, शटरिंग होगी वो इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पे भी शटरिंग हो गई, यहाँ पे भी शटरिंग हो गई, यहाँ पीछे भी पूरी शटरिंग हो गई। तो भाई बीम के अंदर जब पूरा आप डाल रहे हो कंक्रीट, तो कॉलम को क्यों छोड़ोगे, है ना। कॉलम के अंदर भी सेम ग्रेड है, तो बीम के अंदर कॉलम के अंदर यहाँ पे सेम टाइम पे ही डलेगा। ठीक है, जब अपने थ्योरेटिकली चीज़ों का बात कर रहे होते हैं तो अपना ध्यान होता है पूरा एस्टिमेशन पे, कि उन डाटा को अपने को कैलकुलेट कैसे करना होता है। ठीक है, अभी जैसे सुपर स्ट्रक्चर में आऊंगा तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आप, कि ये चीज़ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई। अब जो यहाँ कॉलम जो इस बीम तक आ रहा है वो तो साथ में कास्ट हो जाएगा बीम के, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर शटरिंग का पैसा क्लेम करने के लिए आपको उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे 3D वाले डायग्राम के अंदर देखो, कोई सा भी आप कॉलम एक बार उठा लो, जैसे मान लो मैं ये वाला कॉलम उठाता हूँ। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे इस तरफ शटरिंग करोगे, मान लो यहाँ पे इस वाले पे जहाँ पे मैं माउस को ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में आपने शटरिंग कर दी, यहाँ पे दोनों साइड में आपने शटरिंग कर दी, इस तरफ कर दी, इस तरफ कर दी। तो फिर मैं सब जगह जब अपना कंक्रीट डाल रहा हूँ तो मैं इतने एरिया को छोड़ूंगा थोड़ी, तो ग्राउंड बीम तक तो वो साथ में ही हो जाएगा। हाँ, बट ग्राउंड बीम तक का जो मेरा काम हो गया, इसके ऊपर में मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पे ब्रिक्स डालने से पहले, जो आपने डीपीसी बॉटम तक जो ब्रिक डाला है, उससे पहले आपको ये इतना जो कॉलम जो है वो कास्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो पहले ब्रिक डाल दोगे तो आप शटरिंग करोगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वन लाइन ब्रिक के बाद ग्राउंड बीम का और कॉलम का जो है वो कंक्रीट साथ में डालेंगे। ठीक है, उसके लिए जो दो अच्छी इमेजेस हैं, इनसे आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये एकदम उसी टाइम की इमेज है। कई बार बच्चे कहते हैं सर साइट विजिट पे लेके जाओ, साइट विजिट पे एक्चुअली वो चीज होती नहीं है जो उस टाइम पे आपको समझ नहीं होती है। अब इसके ऊपर का अगर कंस्ट्रक्शन हो गया होता तो मेरे को जो बात समझानी है वो शायद आपको भी समझ में नहीं आती। हाँ, इसमें अंदर देखो, जो कंक्रीट जो डाला गया है वो कॉलम वाली जगह भी है और बीम वाली जगह भी है, सब जगह यहाँ पे फिल कर दिया गया है एक साथ। ठीक है, और उसके बाद अपना क्या होगा, इन कॉलम्स को मेरे को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना है, देन मेरा ब्रिक वर्क करना है कहाँ से कहाँ तक, टीपीसी बॉटम तक। ठीक है, एक डायग्राम ये वाला है, एक डायग्राम ये है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको अच्छे से पता चल रहा है, या देखो इसके अंदर रेनफोर्समेंट भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे कॉलम वाला रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर के लिए मैं अलग शटरिंग करूंगा, बट यहाँ पे जो बीम के यहाँ पे जब मैं बीम के अंदर डालूंगा तो इस वाले पार्ट को मैं साथ में कवर कर दूंगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक कुछ थ्योरी में जो पढ़ते हो और प्रैक्टिकली जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से कास्ट करना है, इस तरह से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, इस तरह से ये बेटर रहेगा, ये तरीका होता है इसका करने का। ठीक है, वो एक दो साइट्स में आपको उन चीजों का नॉलेज होता जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को, कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किस तरह से चलेगा। फाउंडेशन तक तो अपने को सारा समझ में आ गया था। ठीक है, और फाउंडेशन तक लगभग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वैसा ही चल रहा है जैसे जैसे अपन ने एक्सेल के अंदर डाटा को इनपुट किया था। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सब स्ट्रक्चर तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर के लिए आप यहाँ पीडीएफ पे आ जाओ। ठीक है, ये पीडीएफ आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे क्या है, सुपर स्ट्रक्चर मेरा जहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वन लाइन ब्रिक वर्क करूंगा और यहाँ पे मैं डीपीसी प्रोवाइड करूंगा। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे डीपीसी यहाँ नीचे तो प्रोवाइड की है, अब यहाँ पे डीपीसी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा जो फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर मान लो कहीं पे पानी गिरा हुआ है, या वहां से फ्लोर से मेरा पानी अगर इधर उधर उछलता है तो वो पानी जो है वो मेरा यहाँ से ऊपर कैपिलरी रिएक्शन उसका नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, डीपीसी बॉटम प्रोवाइड करूंगा और बिटुमिन कोटिंग भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं ऊपर चलूंगा 900 mm पे। देखो आपका, अब आज जो देखो सुपर स्ट्रक्चर जो चीज है वो सबसे ज्यादा सिंपल होने वाली है। सिंपल क्यों होने वाली है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपका फ्लोर है आपको दिखाई दे रहा है, आपकी वॉल्स है आपको दिखाई दे रही है, आपका सिल बैंड है आपको दिखाई दे रहा है, प्लिंथ बीम दिखाई देता है, स्लैब बीम आपको दिखाई देता है, सारा जो ब्रिक वर्क हो रखा है वो सब आपको दिखाई देता है, स्टेयर केस जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसी चीज सुपर स्ट्रक्चर में होती नहीं है जो मेरे को दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो अभी ये जो टेक्निकल डायग्राम इसका बना रखा है, इसके अंदर अब देखो यहाँ पे ये मेरी स्लैब की बीम आ रही है। ठीक है, और आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो मेरी डिस्टेंस है, सिल बैंड तक मेरा जो है वो है 900 mm। सिल बैंड के बारे में आपको अच्छे से पता है, सिल बैंड क्या होता है, किस लेवल पे प्रोवाइड करते हैं ये।
सिल बैंड, जैसे देखो ये यहाँ पे सिल बैंड यहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो पार्ट है वो कंप्लीट वॉल है, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर मेरा मैंने एक विंडो भी बनाया है और एक डोर भी बनाया है। ठीक है, अब यहाँ नीचे से अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। देखो दोनों साइड में क्या हो रहा है, नीचे मेरा पहले क्या हो रखा है, वन लाइन ब्रिक वर्क हो रखा है। थोड़ा बड़ा करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले नीचे मेरा क्या हो रखा है, वन लाइन ब्रिक वर्क हो रखा है, देखो दोनों दोनों साइड में। ठीक है, अब ब्रेक वर्क जो है ये इसमें यहाँ तक ही होगा, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डोर के एरिया को डिटेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगर वॉल इस तरीके की है तो यहाँ पे तो पूरा वन लाइक ब्रेक वर्क हो जाएगा, यहाँ जहाँ पे डोर आ रहा है वो मेरे को डिटेक्ट करना पड़ेगा। फिर मेरा डीपीसी जो आएगा, तो डीपीसी को भी मेरे को यहाँ तो मैं पूरे में दे सकता हूँ, और यहाँ इस एरिया को मेरे को डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो ब्रिक वर्क होगा सिल बैंड तक, ये देखो यहाँ सिल बैंड तक हो रहा है, और यहाँ पे भी ब्रिक वर्क जो है वो सिल बैंड तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सिल बैंड जो है वो बनाया क्यों जाता है, क्योंकि सिल बैंड ये बनाया जाता है विंडो के सिल लेवल तक। सिल लेवल होता क्या है, विंडो का जो ये ऊपर वाला लेवल होता है लिंटर लेवल, नीचे वाला जो लेवल होता है वो सिल लेवल। ठीक है, डोर का ये हो गया लिंटर लेवल, ये हो गया सिल लेवल। ठीक है, तो विंडो के जो सिल लेवल्स तक इसको बनाया जाता है, क्योंकि विंडो का जो लोड है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाए। विंडो का जो लोड है वो आपको ब्रिक्स पे नहीं आए, और वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाए बीम पे, और बीम से ट्रांसफर हो जाए कॉलम्स में, और कॉलम से जाएगा फुटिंग पे। ठीक है, तो ये आप कई बार देखते हो, अगर ये चीज आप नहीं करते हो, सिल बैंड नहीं प्रोवाइड करते हो, तो वॉल्स के नीचे आप देखो क्रैक्स वगैरह इस तरह से आए हुए होते हैं, क्योंकि वो विंडो के लोड के कारण होते हैं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूजी की नॉर्मली आप कई कंस्ट्रक्शन में देखते हो सिल बैंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना, तो सीपीडब्ल्यूडी की जो नॉर्म्स है उसमें आपको सिल बैंड प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना क्या है, विंडो का लोड आ गया। इससे मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मेरी प्लिंथ बीम आ गई, इसका लेवल कहाँ पे, ये 1200 mm इस साइड पे आपका प्लिंथ लेवल आ गया। और उससे मैं और ऊपर चलता हूँ 900 mm, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, स्लैब बीम आ गया। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ मेरा जो वर्क होगा वो यहीं तक ही होगा, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा वो जहाँ तक मैंने ब्रिक लगाई है वहां तक ही होगा। आगे स्लैब बीम तो तब डलेगा ना जब ऊपर वाले फ्लोर की शटरिंग होगी, ऊपर वाले फ्लोर पे सारा शटरिंग डलेगा तब होगा। तो फिर आप कहोगे कि फिर ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम का जो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है फिर यहाँ तक ही करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ जो डॉट डॉट लाइन लगाई है यहाँ तक ही करते हैं, ये ऊपर तक क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब अपने को कॉलम का ये सारा जो है क्यूबिक मीटर के अंदर मेरे को कैलकुलेट करना ही है, तो फिर मैं इसको अलग से क्यों करूंगा कैलकुलेट, बाद में जब इसको नेक्स्ट वाले फ्लोर पे जाएंगे उस टाइम मैं इसको क्यों कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा ये कॉलम यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, हालांकि जिस टाइम ये कास्ट करेंगे तब कास्ट कब होगा, ये जब स्लैब बीम के अंदर मैं कंक्रीट डालूंगा उसी टाइम पे कॉलम कास्ट होंगे, जो एग्जांपल अभी अपन ने यहाँ पे लिया था। बात को समझ पा रहे हो, काफी अच्छी इमेजेस लिए मैंने, और काफी अच्छा इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट आए तो आप पूछ लो। क्वेश्चन इसमें क्या उठता है, क्वेश्चन ये वाला उठता है कि यहाँ पे आपने, एक सेकेंड मेरा कहाँ गया पीडीएफ, कि यहाँ पे कॉलम का जो, अब ये देखो ये टोटल, पहले तो देखो कितनी हाइट हो गई, इसको देखो 900 ये हो गई, 1200 ये हो गई, 900 ये हो गई, 9 और 9 18, 18 और 12 3000 mm, 3000 mm, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर तक आप अपने कॉलम को जो है कास्ट करना है, और 3 मीटर तक इसको कैलकुलेट करना है। बट एक्चुअल में कॉलम 3 मीटर तक पूरा कास्ट होगा, बिल्डिंग प्रोसेस में नहीं होगा कास्ट, वो उसमें यहाँ तक ही होगा जहाँ तक आपका ये स्लैब बीम का जो बॉटम आ रहा है, आपका कॉलम यहाँ तक ही कास्ट होगा। ऊपर जब बीम की जब शटरिंग डलेगी बाकी का कॉलम उस टाइम पे कास्ट होगा। बट जब एक्सेल के अंदर डाटा इनपुट करना है, जब अपने को क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो मैं उस टाइम उसको साथ में निकाल लूंगा। ठीक है, आ गया पूरा समझ में। ठीक है, अब इसके स्टेप्स भी देखो मैंने लाइन से लिख दिए हैं। जैसे देखो कॉलम, कंक्रीट एंड शटरिंग। अब सुपर स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम के शटरिंग होगी, एंड देन उसके अंदर कंक्रीट डलेगा। ठीक है, 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तीनों के अंदर जो है शटरिंग होगा और कंक्रीट डलेगा। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे नीचे वन लाइन ब्रिक वर्क डलेगा, उसके बाद मेरा डैम प्रूफ कोर्स आएगा, उसके बाद मेरा डैम प्रूफ कोर्स आ गया, उसके बाद मेरा क्या आएगा, ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम। ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम।
उसके बाद मेरा सिल बैंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी तो सिल बैंड के अंदर ये क्या है, उसी ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा जो बीम्स और कॉलम्स के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसकी भी क्या होगी, शटरिंग होगी पहले, देन इसके अंदर कंक्रीट डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, ब्रिक वर्क अप टू दी प्लिंथ बीम, यहाँ तक प्लिंथ बीम। देखो प्लिंथ बीम का नाम देखना है कि ये वाली कौन सी बीम है, इसका नेम यहाँ से देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम्स नहीं लिखे, नेम्स मैंने सारे इस तरफ लिखे हैं। यहाँ पे ये डोर जिस लेवल पे आएगा वो मेरा प्लिंथ बीम हो गया, विंडो का जो लोअर वाला लेवल है ये मेरा हो गया सिल बैंड। ठीक है, उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू द प्लिंथ बीम बॉटम, देन प्लिंथ बीम को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, शटरिंग लगाएंगे पहले, फिर कंक्रीटिंग करेंगे, देन ब्रिक वर्क अप टू द स्लैब बीम बॉटम। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर का जो काम होगा वो यहीं तक ही होगा। एक्चुअल में साइड पे देखें तो ये जो काम होगा ये यहीं तक ही होगा, जहाँ पे मेरा स्लैब बीम का जो बॉटम आ रहा है यहीं तक काम होगा। ठीक है, और कॉलम भी यहीं तक ही कास्ट होगा। ठीक है, बट एक्सेल के अंदर अपने को जो डाटा इनपुट करना है उसमें मैं कॉलम को जो है पूरा यहाँ तक ले लूंगा, यहाँ तक ले लूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, एक्सेल में अपन कैसे काम करेंगे और बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। ठीक है, स्लैब बीम के बॉटम तक वर्क हुआ है। ठीक है, बट 900 जो मेरी डिस्टेंस है, पूरा 3 मीटर जो मेरा हो रहा है वो वहां तक हो रहा है। जो अब देखो, अभी तक मैंने किसी भी डिस्टेंस की बात की है, मैं उसके बॉटम से नहीं कर रहा हूँ, उसके टॉप से कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 900 mm है, तो ये सिल बैंड का यहाँ पे टॉप है ना। और अब इसकी भी बात करूँ स्लैब बीम का, तो ये 900 जो जा रहा है ये इसके टॉप तक जा रहा है। ठीक है, बट अपना कंस्ट्रक्शन जो होगा वो स्लैब बीम के बॉटम तक ही होगा। उसके बाद पूरा जो लेआउट है वो उसका अलग होगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए जो होगा। ठीक है, एक बार ये चीज देख लो कि एस्टिमेशन कैलकुलेट करने के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको पक्का पक्का पूछ ही लेना। ठीक है, जैसे एस्टिमेशन के लिए मैं आपको एक और ऐसी चीज बताने वाला हूँ। देखो CPWD के जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर क्या नई चीज है ये। ठीक है, आपका ब्रिक वर्क जो है, जो 200 mm ब्रिक जो मेरी कुछ तो होगी 9 इंचेस वाली होती है, कुछ 3.5 इंचेस वाली होती है। ठीक है, mm के अंदर जब बात करते हैं कुछ 200 mm वाली होती है, कुछ 100 mm वाली होगी। ठीक है, 100 mm वाली वॉल को आप क्या बोलते हो, पार्टीशन वॉल बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने जो भी ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया था अभी तक, वो अपन ने किया था क्यूबिक मीटर के अंदर कैलकुलेट। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर के लिए में ही कैलकुलेट करूंगा 200 mm वाली वॉल के लिए तो। ठीक है, बट अगर 100 mm वाली वॉल के लिए जो मैं ब्रिक वर्क कैलकुलेट करूंगा वो मैं स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करूंगा। उसका जो पैसा क्लेम होगा वो स्क्वायर मीटर के अंदर होगा। आपको उसके अंदर सिर्फ लेंथ और विड्थ बतानी है। ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है आपको नहीं बतानी। जैसे डैम प्रूफ के अंदर अपने 50 mm का करते हैं तो वो आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, उसको आपको स्क्वायर मीटर के अंदर निकालना है। तो वो जो रेट देंगे वो उसी हिसाब से देंगे। ठीक है, इसलिए अपना जो ये काम है एक्सेल वाला, सुपर स्ट्रक्चर वाला, ये वाला काम कुछ इस वजह से बढ़ जाता है, कुछ स्टेप्स इस वजह से ज्यादा हो जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट को, 4 नंबर पॉइंट को, 6 नंबर, 8 नंबर पॉइंट पे रेड कलर का डबल टिक लगा रखा है। इन पे क्यों लगा रखा है, क्योंकि जैसे मैं 1 लाइन ब्रिक वर्क करता हूँ, ठीक है, तो इसको मेरे को 2 पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 लाइन ब्रिक वर्क 200 mm वाली वॉल के लिए करूंगा तो उसको मैं क्यूबिक मीटर के अंदर निकालूंगा। फिर 1 लाइन ब्रिक वर्क अगर मैं 100 mm की वॉल के लिए करूंगा तो उसको मैं स्क्वायर मीटर के अंदर निकालूंगा। समझ में आ गया 2 पार्ट में क्यों करना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट मेरा जो ब्रिक वर्क है वो कहाँ पे, सिल बैंड के बॉटम तक। तो सिल बैंड के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, 200 mm की वॉल के लिए जो है डाटा जो निकालूंगा वो क्यूबिक मीटर के अंदर निकालूंगा, और जो मेरा पार्टीशन वॉल है या 100 mm की वॉल जिसको मैं बोलूंगा उसके लिए मैं डाटा स्क्वायर मीटर के अंदर निकालूंगा। और नेक्स्ट 2 स्टेप और हैं, ये देखो ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, ये देखो चार है ना यहाँ पे ब्रिक के वर्क। एक तो नीचे मेरा ये 1 लाइन ब्रिक वर्क हो गया, स्टिल बैंड तक हो गया, फिर प्लिंथ बीम तक हो गया, फिर स्लैब बीम तक हो गया। तो मेरा 4 पार्ट में हुआ है वर्क। ये चारों मेरे को अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8 स्टेप्स बनेंगे आपके एक्सेल के अंदर इसके। ठीक है, हर ब्रिक वर्क जो है आपको 200 mm वॉल के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, 100 mm की वॉल के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 200 mm वाली वॉल के लिए कैलकुलेट करूंगा क्यों, क्योंकि उसकी जो आपको क्वांटिटी दी हुई होगी या उसका जो पैसा आप क्लेम करोगे वो क्यूबिक मीटर के अंदर कैलकुलेट करोगे, और पार्टीशन वॉल का जो करोगे 100 mm वाली वॉल का जो करोगे वो करोगे किसके अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, तो टोटल देखो अब आपको एक्सेल में जो क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, एक्सेल में आप सबसे पहले
कॉलम का कंक्रीट कैलकुलेट करोगे, देन शटरिंग का पैसे कैलकुलेट करोगे। 2 स्टेप्स तो ये हो गए। फिर 2 स्टेप्स ये हो गए ब्रिक के। डैम्प प्रूफ फुटिंग को मैं कैलकुलेट करूंगा। फिर यहाँ पे ब्रिक के 2 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर सिल बैंड के अंदर कितना कंक्रीटिंग होगा, कितना शटरिंग होगा, वो मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। देन ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, इसके भी 2 स्टेप हो जाएंगे ब्रिक वर्क के। देन प्लिंथ बीम के अंदर कंक्रीटिंग और शटरिंग कैलकुलेट करूंगा। देन ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम। यहाँ मेरा जो काम है वो सुपर स्ट्रक्चर का एक फ्लोर का काम कंप्लीट हो जाएगा स्लैब बीम के बॉटम तक। इस वाले ब्रिक को भी मैं 2 पार्ट में कैलकुलेट करूंगा, और 2 पार्ट में कैलकुलेट भी करना है अपने को, और साथ साथ क्या करना है, जहाँ पे डोर और विंडोज आ रहे हैं यहाँ पे तो नहीं लग रखा अपना ब्रिक वर्क। इतने एरिया में तो मेरा ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, विंडो वाली जगह भी मेरा ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, तो इन एरिया को मेरे को साथ साथ डिटेक्ट भी करते चलना है। ठीक है। टेबल्स काफी बड़ी बड़ी बनेगी, बट उनको इतना आसान तरीके से बनवा दूंगा मैं आपको एक्सेल में काम करना बहुत आसान लगने लग जाएगा। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप करो, आपके पास एक फॉर्मेट बन जाएगा उसका। ठीक है। तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही है कंटेंट, कि आपको सुपर स्ट्रक्चर वाली चीज जो है उसको कैसे, अपने को कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ठीक है, और उसको साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर अपने कैसे इनपुट करना है। ठीक है। इनके कंपोनेंट्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, या कोई भी किसी चीज का रोल समझ में नहीं आया हो, प्लिंथ बीम का क्या रोल है, स्लैब बीम का क्या रोल है, सिल बैंड का क्या रोल है, तो आप क्वेश्चन पूछ लो। प्लिंथ बीम का क्या रोल रहता है? मैं वही पूछने वाली थी। अच्छा, प्लिंथ बीम का यही रोल रहता है कि ऊपर से जो लोड आ रहा है ब्रिक्स का है किसी का, वो आपके डोर पे नहीं आए। ये ऊपर वाला लोड सारा यहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा ना। अगर आप सीधा डोर के ऊपर ब्रिक्स लगा दोगे तो फिर वो ट्रांसफर फाउंडेशन फुटिंग में ट्रांसफर नहीं होगा फिर वो। और यहाँ पे सिल बैंड, हाँ बताइए। सिल बैंड वाला नॉर्मली सिल बैंड नहीं लगाते हैं। सिल बैंड जो आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस देखते हो उनमें नहीं लगाते हैं, ठीक है, बट वो गलत है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी यही बोल रहा है, सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स भी ये बोल रहे हैं कि आपको सिल बैंड लगाना चाहिए। ठीक है। खिड़की के नीचे अगर आपको कहीं पे भी क्रैक्स आए हुए दिखाई दें तो समझ लो वो विंडो का लोड जो है वो ब्रिक्स पे आ रहा है, इस वजह से क्रैक आ रहे हैं। ठीक है। सिल बैंड होगा तो आपका क्या होगा, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा और वो लोड भी आपका फुटिंग में जाएगा। अब जब आपने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है, फुटिंग बनाया है, तो सारा लोड वहीं ट्रांसफर करो आप। ठीक है। तो सिल बैंड का जो है मेन विंडोज के जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें एक कंपोनेंट और रह गया है, जैसे डोर के बाहर आपने एक छज्जा भी देखा होगा, उसका लोड भी जो है यहाँ पे इसी में आएगा, किसमें, प्लिंथ बीम के अंदर। छज्जे वाला पार्ट में शो करना भूल गया। हाँ, अब जैसे ये वाले अपना जो प्रोजेक्ट है ये तो फाउंडेशन वाला हो गया है ना। जो विदाउट फाउंडेशन वाले होते हैं, जो नॉर्मल फाउंडेशन जो मुस्लिम डिस्कस कर, तो वो पूरा वॉल सीधा अर्थ में ट्रांसफर करती है, पूरे में कंबाइंड बीम टाइप में प्रोवाइड होती है जो। तो उस केस में तो हमें सिल बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि वो ब्रिक्स पे भी जा रहा है तो वो नीचे टोटली ऐसे इवनली ट्रांसफर होगा। देखो एक बात बताता हूँ, लोड ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है ना, वो 3 से 4 तरीके से हो सकता है। ठीक है। अभी मैं एक्सेल में डाटा इनपुट करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो आप कह रहे हो आपका आरसीएस स्ट्रक्चर है, अभी नॉन आरसीएस स्ट्रक्चर होता तो नॉन आरसीएस स्ट्रक्चर के अंदर लोड को ट्रांसफर करने के भी, लोड को पहले ट्रांसफर करने का आपको साइकिल समझना है कि कैसे कैसे लोड ट्रांसफर होगा। ठीक है। उसके बेसिस पे फिर मैं बता सकता हूँ कि वहां पे सिल बैंड को प्रोवाइड करना है या नहीं करना। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अपने कहते हैं ना कि अभी कुछ टाइम तक कुछ एक्सपीरियंस ले लो, 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लो, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस में वो यही होता है, वो उसने एक आरसीसी का भी प्रोजेक्ट देख लिया, एक इस तरह का भी प्रोजेक्ट देख लिया, किसी में कोई और तरह की फाउंडेशन थी, है ना, किसी में राफ्ट वाला फाउंडेशन आपने कहीं देखा है? राफ्ट वाला फाउंडेशन नॉर्मली आप देखो तो वो चीज गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट में ही होती है। क्यों? क्योंकि उस राफ्ट फाउंडेशन में इतना पैसा लगता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको बियर कर सकता है। बट जेन्युइन बात ये है कि जहाँ पे भी G+5 बिल्डिंग जाए वहां पे आपको लेना चाहिए, अदरवाइज पंचिंग शीयर फेलियर का खतरा रहता है। ठीक है। बट स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। तो आप पहले ये समझो कि लोड ट्रांसफर के मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। अभी जो मैकेनिज्म है लोड ट्रांसफर का, आपको बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है कि जहाँ पे आप खड़े हो, जिस फ्लोर पे आप खड़े हो, वहां से आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे,
एक मिनट, आप अपने लोड की ही आप बात करो नॉर्मली। अपना लोड स्लैब पे ट्रांसफर हो रहा है, स्लैब से लोड ट्रांसफर हो रहा है बीम्स पे, बीम से कॉलम से, कॉलम से फाउंडेशन टू फुटिंग। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने स्केल बनाया कि अपना लोड स्लैब से लेके कैसे फुटिंग तक गया, है ना, इसी तरह से हर किसी का आपको एक स्केल बनाना पड़ेगा। अब जैसे नॉन आरसीसी की आप बात करो तो आप देखोगे कि उनमें जैसे अब एक रूम है मेरे पास, 4 वॉल है उसकी, ठीक है, तो अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे पट्टियां अगर ऐसे डाली एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे कि सारा लोड जो है इन 2 वॉल्स पे आ रहा है, इधर वाली दोनों वॉल्स पे तो कोई लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल मैं बात करता हूँ क्योंकि ये तो सिंपली सपोर्टेड की बात है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, दोनों दो साइड में आपका सपोर्ट लगा हुआ होता है और ऊपर जो है बीम होता है। ठीक है, तो चारों तरफ आपकी वॉल है। मैं एक ही रूम की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं, एक बार एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो सबको समझ में आ सके। ठीक है, आपकी जो है मान लो यहाँ पे अपने पास भाई सिंपली आप ये देखो कि पट्टियां जो लगती है, ठीक है, आरसीसी की बात अगर नहीं करें, पट्टियां जो लगेगी वो पट्टियां क्या होगी, इस वॉल पे हाफ लोड ट्रांसफर होगा, हाफ लोड इस वाली वॉल पे ट्रांसफर होगा, बाकी वाली 2 वॉल पे ट्रांसफर होगा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है बिल्डिंग का जो लोड है इन 2 वॉल्स पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, और इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में तो ऐसे दे दिया इन्होंने एक्स डायरेक्शन में, पर जैसे आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाओगे ना, फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो उसको देंगे ऐसे वाई डायरेक्शन में। ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे, ऊपर वाला फ्लोर अगर नहीं है तो अलग बात है एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ऊपर वाला फ्लोर है ही नहीं, तो ठीक है इन 2 वॉल्स पे आ रहा है। बट मोस्टली केसेस में अगर ऊपर वाला फ्लोर अगर है तो वो क्या करेंगे, उस बार एक्स डायरेक्शन में नहीं देंगे, इस बार वो वाई डायरेक्शन में देंगे, जिससे जिन 2 वॉल्स पे लोड नहीं आ रहा है उन पे लोड आए। ठीक है, तो अब देखो तो चारों वॉल्स में इक्वली लोड ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब गटर्स भी होते हैं, गटर्स भी कई तरह के होते हैं कि इसमें लोड ट्रांसफर करने का तरीका कैसे कैसे हो, क्या क्या मैकेनिज्म हो उसकी, हर एक्चुअली हर केस जो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसको उस केस के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। और अभी अपने एक्चुअली कंफ्यूजन ज़्यादा इसलिए क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि अभी अपना एक्चुअली आरसीसी का अपने एक एग्जांपल तो ले रखा है, इसमें भी पहले कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक्सेल में इनपुट मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस अलग हो रहा है। तो एक बार इसमें जो कोई भी कंफ्यूजन है वो साथ साथ क्लियर करते चलो कि हाँ एक्सेल में ऐसे इनपुट करना है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऐसे है। फिर जब कभी कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो उसमें उस टाइम समझना कि इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है और उसको अपन कैलकुलेट कैसे 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 करें, क्योंकि अदरवाइज अभी मैं चारों चीजें बताने लग जाऊंगा कि उसको कैलकुलेट तो ऐसे करेंगे और उसमें होगा ऐसे, तो ना लोड ट्रांसफर का तरीका आपको समझ में आएगा ना दोनों चीजें समझ में। एक बार क्या होता है कि एक केस स्टडी को पूरा अच्छे से देखो कि हाँ आरसीसी के अंदर हालांकि क्वेश्चन सही है कि भाई सिल बैंड आपने नहीं देखा है, नॉन बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में आप नहीं देखते हो सिल बैंड, ठीक है, तो आप देखते हो कि वहां पे कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम्स भी आती है, खिड़की के नीचे क्रैक्स भी आते हैं। ठीक है, बट अपन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली अपन ये मान के चलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो नॉर्म्स के साथ कर रहे हो सारा बिल्कुल। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कहीं पे मैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा हूँ और वहां पे मेरे को सिल बैंड का हटाना है, तो वहां वो डाटा आप एक्सेल में कैलकुलेट मत करना अगर कहीं पे ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है। बाकी मैं तो आपको कहता हूँ कि आप जो है नॉर्मल जो इंडियन स्टैंडर्ड के जो कोड्स हैं उनको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा आपके अकॉर्डिंग जो है बाकी मार्केट भी चेंज होने लग जाएगा, जहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही है वो लोग सही करेंगे। अब जैसे अपन ने लोग एक जगह पे बिटुमेन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, अपन ने डीपीसी जो है वहाँ नीचे भी प्रोवाइड किया था और अपने यहाँ पे भी डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचने वाले सोचेंगे पर स्पेसिफिकेशन क्या है, एक बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, बिल्डिंग को बनाने का सही तरीका क्या है, नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स को अगर फॉलो करते हो तो वो नॉर्म्स यही है। ठीक है, बाकी अब कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचा रहा है, क्लाइंट पैसा बचा रहा है, वो सब बातें अगर करेंगे तो फिर उसमें वो और डिस्कशन बढ़ता जाएगा उससे। तो ठीक है, तो अपने पास जो एकदम जेन्युइन जो तरीका है, मैं कहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तब तो चलो आपको ऐसा करके देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है या फिर आप अपना कहीं से मान लो उनको ड्राइंग बना के देना। अब ऐसा भी हो सकता है आप गवर्नमेंट आपको टेंडर दे देगा कि आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी ड्राइंग बनानी है। ठीक है, ऐसे भी टेंडर्स मिलते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी ड्राइंग आपको बनानी है, उसमें आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग से लेके एलिवेशन से लेके सेक्शन व्यू से लेके हर चीज़ आपको बना के देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको उस ड्राइंग का जो है 1 लाख 1.5 लाख जो भी जितना भी अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो उस ड्राइंग के अंदर आप क्या करोगे, आप जैसे नॉर्मली कुछ भी लेआउट बना रहे हो ऑटोकैड में, वैसा वैसा नहीं चलने वाला, आपको सारे नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। बिल्डिंग बायोलॉजीज क्या है, रोड से मेरे को कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। एक नॉर्मल क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें वो सब चीजें चल जाती है, बट गवर्नमेंट का अगर प्रोजेक्ट है उसमें आपने अगर सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, आपका इतना मेहनत किया हुआ ड्राइंग्स बनाई हुई, वो आपको एक भी रुपया नहीं देगा अगर आपकी ड्राइंग्स जो है पूरे स्पेसिफिकेशंस पे नहीं है तो। आपको सब चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के साथ साथ देनी पड़ेगी, सारा पढ़ना पड़ेगा, उसमें वो देखेगा सिल बैंड है, सिल बैंड है, 100 mm का देना है तो 100 mm का ही देना पड़ेगा, ठीक है। वो तो वो सब चीज़ ड्राइंग में आपको से करनी पड़ेगी सारी। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर नॉर्मल मार्केट का भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, क्लाइंट का भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, आप उसको सारी चीज़ों को इस नॉर्म्स के हिसाब से दो, इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उल्टा आप जो है जी उस चीज़ को लिए अवेयरनेस बताओगे कि भाई ये चीज़ है तो ये चीज़ इसलिए प्रोवाइड की, इसका ये कारण। देखो बिल्डिंग छोटी चीज़ नहीं होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, तो बिल्डिंग को मजबूत बनाना बहुत, ये मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे। आप आने वाले जो है युवा सिविल इंजीनियर्स हो, तो आपके मजबूत कंधों पे ही है ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप काम को कितना जेन्युइनली करते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आज। आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लास को करते हैं ओवर, ठीक है। CPWI वाली वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से कोड्स वगैरह जो चीज़ें भी आप चाहो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक बार पहले भी बताया था, डाउनलोड की क्या आपने कुछ? मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको, मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड करके याद दिला देना कि ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर के जो प्रोसेस है वो इस तरह से होंगे। इस PDF इसको थोड़ा सा आप देख लेना आज नोट्स को, फिर कल अपन ये सारा डाटा जो है एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे। आज मैंने सब स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होगा और अपन इसको एक्सेल में कैसे कैसे इनपुट करेंगे वो बताया है, ठीक है। और ये वाला भी जो है मैंने अलग से रेड कलर से हाईलाइट कर दिया कि ये CPWD का नॉर्म्स है कि दो 200 mm का जो ब्रिक वर्क होगा वो क्यूबिक मीटर के अंदर, और 100 mm वाला स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जी। ठीक है, तो और करते हैं क्लास को, ठीक है।